आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर आ रही है। थोड़ा सा रुक जाते हैं, 5-10 मिनट, 5 मिनट रुक जाते हैं और भी लोग ऐड हो जाए। अब तक 40 लोग आ गए हैं। अच्छा, वो ग्रुप के लिए जो मैसेज भेजा था, गर्ल्स स्टूडेंट, सब लोग एक ही ग्रुप में आ जाओ ना। यस सर। यस सर। ये क्लास हम लोग आधे घंटे की ही रखेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। और क्लास के बाद मैं तुम लोगों को एक क्विज जो है मैं शेयर करूंगा, ठीक है? उस क्विज को सबमिट कर देना है। कोई नकल नहीं करेगा, कोई किसी को बताएगा नहीं। कितनी देर में करना होगा सर? सर क्विज को कितनी देर में करना होगा? टाइम का मैंने कोई लिमिट नहीं दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग नकल नहीं करोगे। अब एग्जैक्ट 50% लोग जुड़ चुके हैं, 57 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 114। हो गया सर, लगभग हमेशा इतना ही आएगा। कितने? 65? हाँ सर। तो शुरू किया जाए। यस यस सर। चलो। जी हाँ सर। ये जो है स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। सर। यस सर। हाँ। एक मिनट रुको, कौन सा बग रिपोर्ट है? कौन सा बग रिपोर्ट आ गया भाई? एक मिनट रुको। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। यस सर। हेलो, यस सर। जो लिखे हैं वो दिख रहा है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो, देखो, व्हाट इज स्टोरेज क्लास का मतलब क्या है कि हम जो भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज करें तो वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो ये बात इस लेवल पे तो ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या है कि कहाँ पर तुम स्टोर करा रहे हो। स्टोर तो भाई केवल मेमोरी में ही होगा। बगल में
मेमोरी हायरार्की रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे नीचे सेकेंडरी मेमोरी है, उसकी फिर रजिस्टर है और फिर सीपीयू, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, अच्छा नीचे से ऊपर जब हम लोग जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर कैश, फिर रजिस्टर, तो हमको मेमोरी की स्पीड जो है तेज मिलेगी। मेमोरी तेज है, फास्टेस्ट है। ये बोलने का क्या मतलब है? तो ये बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग मेमोरी में कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन करेंगे तो कम टाइम लगेगा। जिस मेमोरी में जितना कम टाइम, वो मेमोरी उतनी फास्ट। तो अब अपने पास वेरिएबल को स्टोर करने के लिए केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं। हम लोग कैश में जो है डेटा का स्टोरेज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सी जो है वेरिएबल को स्टोर करने के लिए दो ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन तो बोलती है कि तुम रैम में स्टोर करो, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा ऑप्शन देती है कि तुम यही काम रजिस्टर में कर सकते हो। तो जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू खरीदते हैं बाजार से, तो सीपीयू जिस चिप पे बन के आता है उसी चिप पे रजिस्टर्स बने होते हैं। तो ये जो रजिस्टर है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट है, लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि ये बड़े कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनकी संख्या बहुत कम होती है और इनकी जो साइज होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। तो अगर कोई तुमसे प्रश्न पूछे कि क्या तुम्हारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल है, क्या उन सारे वेरिएबल को हम लोग रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्स जो है वो लिमिटेड इन नंबर है, उनकी संख्या कम है और इनकी साइज भी क्या है? लिमिटेड है। अमूमन ये 2 बाइट के होते हैं। अब जो स्टोरेज क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आखिर ये स्टोरेज क्लास हमको किन सवालों के जवाब देगा? स्टोरेज क्लास 4 चीजों को बताता है। पहली बात कि हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर होगा। दूसरा कि इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तीसरी बात कि इसका स्कोप क्या है। चौथी बात, इसका लाइफ टाइम कितना है, ठीक है। इन 4 सवालों के जवाब हमको स्टोरेज क्लास से मिलता है, ठीक है। अब सी जो है हमको 4 तरीके का स्टोरेज क्लास देती है, ठीक है। सी जो है हमको 4 तरीके का स्टोरेज क्लास देती है। पहला ऑटोमेटिक, दूसरा रजिस्टर, तीसरा स्टैटिक और चौथा एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम लोग अब तक जितने भी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं ना, जैसे इंट, एज, फ्लोट, परसेंटेज, ठीक है, डबल, एक्स इत्यादि, तो हम लोगों ने ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो है ना रजिस्टर टाइप के ऑटोमेटिक टाइप के ही हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो रैम में स्टोर होते हैं। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो इनकी गार्बेज डिफॉल्ट वैल्यू होती है। गार्बेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो, चेंज हो, जिसके बारे में हम कोई भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। स्कोप क्या है? स्कोप जो है इट इज लोकल टू द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के अंदर। अच्छा, याद है ना कि हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि भाई इस फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है, जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर निकलेगा, ये सारे वेरिएबल मेमोरी से स्वैप आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात डिस्कस की। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स कैसे, ठीक है। और लाइफ टाइम कब तक रहेगा? तो जब तक कंट्रोल ब्लॉक में रहेगा तब तक वो सारी वेरिएबल्स जो है हम लोगों के लिए एक्सेसिबल होंगे। अदरवाइज जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर होगा, ये सारे वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो सिंटैक्स हमने लिखा हुआ है यहाँ। सिंटैक्स में अगर देखो तो इंट ए, ये भी ऑटोमेटिक है, या फिर हम लोग एक कीवर्ड यूज कर ले ऑटो। ऑटोमेटिक से निकल के आया ऑटो, तो हमने लिखा ऑटो इंट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तरीके से हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल को लिख सकते हैं। ऑटो कीवर्ड जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर कोई स्टोरेज क्लास के लिए कीवर्ड नहीं लगा हुआ है
तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज ऑटोमेटिक। ठीक है, अब नीचे फंक्शन की बात हो रही है। एक फंक्शन है सम नाम का, जो दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है एक्स और वाई, और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि एक्स एंड वाई आर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो हम लोग जानते थे, हमने इसी को बोला था कि इट इज फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछता है कि भाई स्टोरेज क्लास के हिसाब से बताओ कि ये क्या है, तो जवाब क्या होगा कि दीज आर ऑटोमेटिक वेरिएबल। और चूंकि ये बाय डिफॉल्ट कोई भी वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर होगा, कंट्रोल जैसे ही ब्लॉक से बाहर होगा, ये एक्स और वाई दोनों मेमोरी से हटा दिए जाएंगे। सम मेथड के बाहर इस एक्स और वाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसी तरीके से नीचे मैंने एक और प्रोग्राम लिखा है मेन मेथड के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स जो है डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है 10 से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि हियर वेरिएबल एक्स इज आल्सो ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि तुम ऑटोमेटिक बनाने के लिए यू आर गोइंग टू यूज ऑटो कीवर्ड, या तुम ऑटो को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, ऑटो को डिस्कार्ड कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर हम लोग स्टोरेज क्लास को लेकर कोई भी कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, उस केस में हमारे वेरिएबल का स्टोरेज क्लास बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, तो ऑटोमेटिक माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखे अभी देखे हैं, ये वाला प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, ठीक। अब नीचे जो है, ठीक है, नीचे इस वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ है, जो रेड कलर से मैंने टिक किया है, यहां पर मैंने ऑटो कीवर्ड यूज किया। ठीक है, फिर से वही बात आ रही है कि अगर आप स्टोरेज क्लास को लेके कोई भी बात नहीं बोल रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये बात जो है ये किसकी है, तो ये बात जो है ये ऑटोमेटिक वेरिएबल की है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा मजेदार सा प्रोग्राम, ये जो कोड नंबर 1 दिख रहा है, कोड नंबर 1 को ध्यान से देखो, तो मेन के अंदर जो है हमने 3 ब्लॉक बनाए हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक, 3 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुए, और हर ब्लॉक के अंदर जो है मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिखा है। कंट्रोल का जो नेचर होता है फ्लो करने का, ये होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, कंट्रोल कहां से कहां मूव करेगा, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, अब जैसे ही कंट्रोल मेन मेथड में एंटर, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया गया है, जिसकी एक वैल्यू दी गई है, और ये वैल्यू है 1। अब कंट्रोल आगे बढ़ेगा तो सबसे पहला ब्लॉक आएगा, उसके बाद दूसरा ब्लॉक आएगा, उसके बाद से तीसरा ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो तीसरा ब्लॉक कौन सा है, ये जरा देखो, उसको मैं रेड कलर से तीसरे वाले ब्लॉक को मैं दिखा रहा हूं। ये है हमारा तीसरा ब्लॉक। तो जब यहां पर कंट्रोल आएगा तो इसको आई, पहले क्या पता था, आई पता था 1, और यहां पर भी इसको आई 1 ही पता रहेगा, तो ये आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद से कंट्रोल बाहर आएगा। अब कंट्रोल जब बाहर आएगा तो देखो, अब मैं जो है ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जो है मैंने जो टिक किया है, इट इज द सेकंड ब्लॉक। इस सेकंड ब्लॉक में भी आई की वैल्यू हमको 1 ही मिलेगी, और अब हमारा कंट्रोल बाहर की तरफ आएगा। और अब जो है मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैंने कहा कि ये जो है हमारा तीसरा ब्लॉक है, आउटर मोस्ट ब्लॉक। तो रेड वाला ब्लॉक कैसा था, इनर मोस्ट, फिर ग्रीन वाला कैसा था, इनर था, और ब्लू वाला क्या था, तो आउटर था। इन तीनों ब्लॉक में आई की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, अब इसका एक दूसरा वर्जन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा वर्जन कहाँ है, तो दूसरा वर्जन ठीक इसके बगल में है। तो जरा इस दूसरे वर्जन को अब देखो। अब जरा देखो, तो यहां पर हम लोगों ने फिर से ब्लॉक्स जो है इस्तेमाल किए। जैसे मैं ये ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं इनर मोस्ट ब्लॉक के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं आउटर ब्लॉक के लिए। उसके बाद मैं येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं बीच वाले ब्लॉक के लिए। अब इन तीनों ब्लॉक में एक खास बात है। खास बात यह है
कि हर ब्लॉक में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि ये तीनों के तीनों वेरिएबल अलग अलग, जबकि तीनों का नाम एक है। तो कोई पूछता है कि इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम नेम, तो जवाब क्या होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि आपको सेम नेम के जो वेरिएबल होंगे वो अलग अलग ब्लॉक में डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, तो जब कंट्रोल सबसे इनर मोस्ट वाले ब्लॉक में आएगा, जिसको कि मैंने किस कलर से दिखाया है, ब्लू कलर से दिखाया है, तो ब्लू कलर को इनर ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी इनर ब्लॉक जो है ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू मिलेगी 3, और कंट्रोल जैसे इस ब्लू वाले टिक वाले ब्लॉक से बाहर निकलेगा, ये जो आई है जिसकी वैल्यू 3 है, इसको मेमोरी से स्वैप आउट कर दिया जाएगा, और अब इनर ब्लॉक जो येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है उसके लिए आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। उसके बाद से हमारा कंट्रोल फिर से ब्लॉक से बाहर आएगा, और अब इसको आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और ये आउटर मोस्ट ब्लॉक को मैंने रेड कलर के टिक से दिखाया है। तो अगर कोई इसका आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका आउटपुट जो है 1 2 3 होगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आउटपुट क्या होगा, 3 2 1, ठीक है। इन प्रोग्राम से मैंने क्या बताने की कोशिश की है, इस प्रोग्राम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो है उनका स्कोप ब्लॉक लेवल पर किस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल एक ब्लॉक से बाहर जा रहा है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी से स्वैप आउट कर दिया जा रहा है, ठीक है। और फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ, वाइवा में अगर कोई पूछता है कि क्या एक ही नाम के वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हर ब्लॉक में हमें अलग अलग ब्लॉक क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले स्टोरेज क्लास की तरफ आते हैं। अगला स्टोरेज क्लास जो है वो है रजिस्टर, ठीक है। जैसा कि शुरुआत में मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि रजिस्टर आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिस चिप पे बनी होती है, उसी चिप पे सीपीयू के पास ही, सीपीयू के साथ ही रजिस्टर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये रजिस्टर्स जो है ये तो है फास्टेस्ट मेमोरी, बट इनके साथ ड्रॉबैक क्या, तो इनके साथ जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये लिमिटेड इन नंबर है, इनकी संख्या कम है, और दूसरी बात इनका जो स्टोरेज है ये बड़ा लिमिटेड है, अमूमन 2 बाइट, ठीक है। अब इनका जो है स्टोरेज कहाँ होगा, तो इनका स्टोरेज कहाँ होगा, तो इनका स्टोरेज कहाँ होगा, तो ये स्टोर होंगे सीपीयू के रजिस्टर में। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी गार्बेज। ये पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं, हेलो, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक। तो स्टोरेज क्या होगा, तो स्टोरेज होगा रजिस्टर, डिफॉल्ट वैल्यू होगी गार्बेज, स्कोप और लाइफ टाइम बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम्हारे पास एक अलमारी है और तुम्हारा स्टडी टेबल है, तो वो किताब जो तुम बार बार रेफर कर रहे हो, उस किताब को तुम अपने टेबल पे रखोगे, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर में हम उन वेरिएबल्स को रखना पसंद करते हैं जिनकी जरूरत हमको फ्रीक्वेंटली है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से, क्या हुआ, अब प्रश्न ये उठता है, अब प्रश्न ये उठता है कि किन वेरिएबल्स को हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक लूप का एग्जाम्पल मैंने दिया, ये लूप जो है 10 टाइम्स चल रहा है। तो अगर हम लूप में किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल x जो कि एक काउंटर वेरिएबल है, ये बार बार रेफर होगा, बार बार रेफर होगा, तो बेहतर ये होगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कम हो, तो इसको हम लोग क्या करें, रजिस्टर में रख दें, ठीक है।
अब किसी वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बताने के लिए हमें क्या करना है? तो किसी वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोगों को रजिस्टर कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेना है, रजिस्टर इंट एक्स। ठीक है, जैसे ही हमने रजिस्टर कीवर्ड का इस्तेमाल किया प्रोग्रामर ने, तो प्रोग्रामर इज सेंडिंग ए रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर। कंपाइलर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जो है रजिस्टर वेरिएबल बनाओ। अब कंपाइलर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, प्रोग्राम को जब कंपाइल कराएगा और जब सबमिशन होगा किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो कंपाइलर एक रिक्वेस्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, और कहेगा कि इस वेरिएबल को जो है रजिस्टर में स्टोर कर लो। अब यहां पर एक बड़े काम की बात यह है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, और जब भी कोई कंप्यूटेशन होता है, जब भी कोई लॉजिकल या अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है, तो हमारा सीपीयू जो है वो इंगेज हो जाता है, और डेटा के साथ जब भी मैनिपुलेशन होगा तो वो डेटा जो है रजिस्टर्स में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो इससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि हम जब चाहें तब रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकती, ठीक है। रजिस्टर उपलब्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रजिस्टर अगर, तो हमारा जो रजिस्टर वेरिएबल है, रजिस्टर वेरिएबल को हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट जैसे कि हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल को कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, तो जब हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात की है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई कमांड नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट सेंडिंग अ कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम की इसको तुम्हें रजिस्टर में रखना ही रखना है, नहीं, वी आर रिक्वेस्टिंग, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर जगह है तो इसको जो है रजिस्टर वेरिएबल बना लो, ठीक है। अगर रजिस्टर खाली नहीं होगा तो हमारे रजिस्टर वेरिएबल को उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसा कि ऑटोमेटिक वेरिएबल को ट्रीट किया जा रहा था। ऑटोमेटिक वेरिएबल को ट्रीट किया जा रहा था, मतलब अब रजिस्टर में स्टोर ना करा के हम लोग कहाँ पे स्टोर कराएंगे, तो रैम में स्टोर कराएंगे। अब ये जो नोट्स मैंने शेयर किया है इसको अगर कंपेयर करोगे, रजिस्टर में अंतर सिर्फ स्टोरेज का मिलेगा। ऑटोमेटिक स्टोर हो रहा है रैम में और रजिस्टर स्टोर होगा सीपीयू। तो रजिस्टर कि हमारा वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर होगा ही होगा ना, ऐसा बिल्कुल। खाली होगा रजिस्टर तो रखा जाएगा, नहीं खाली होगा तो नहीं रखा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाई रजिस्टर की जो साइज है इट इज लिमिटेड। तो रजिस्टर की साइज अगर लिमिटेड है तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स इंटीजर टाइप का, वाई फ्लोट टाइप का, और डबल एक्स डबल टाइप का। और ये तीनों के डिक्लेरेशन में मैंने रजिस्टर कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहां देखिए भाई, फ्लोट तो 4 बाइट लेगा और डबल लेगा 8 बाइट। तो अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे लिखने पर कंपाइलर को कोई ऐतराज है? क्या कंपाइलर हमको कोई एरर रिपोर्ट करने जा रहा है? जवाब है नहीं, कंपाइलर आपको कोई भी एरर रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कंपाइलर कोई एरर रिपोर्ट नहीं करेगा। कंपाइलर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉजिकली ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि भाई हमको पता है कि रजिस्टर जब 2 ही बाइट का है तो हम 4 बाइट रजिस्टर में रखने की बात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कंपाइलर डज नॉट रिपोर्ट एनी वार्निंग मैसेज, ठीक है। अब यहां पर जो है एक सीरियस इशू है। प्रश्न ये है, अगर हमारे प्रोग्राम में मान लो कि 10 फंक्शन है या 1000 फंक्शन है, और मेरे पास एक वेरिएबल है जो मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पूरे प्रोग्राम में जो है दिखती रहे। अब इस चीज को करने का तरीका क्या है? तो इस चीज को करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका यह बचता है कि हम एक ऐसे वेरिएबल के बारे में सोचें
जो ग्लोबली एसेसेबल, जो पूरे प्रोग्राम में एसेसेबल, ठीक है। और वो वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में एसेसेबल होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब हम लोगों ने वेरिएबल को अब तक जहां पर भी डिक्लेयर किया वो किसी ना किसी ब्लॉक में, किसी ना किसी ब्लॉक में, ठीक है। अब यहां जो है मैंने एक वेरिएबल x जो है उसको डिक्लेयर किया है, और ये जो वेरिएबल x है ये किसी ब्लॉक में नहीं है। वेरिएबल x जो डिक्लेयर हुआ है उसके ठीक नीचे अपडेट है और उसके नीचे मेन मेथड है, ठीक है। यानी हमारा वेरिएबल x जो है ये दोनों जगहों से फ्री है। अब हम बोलेंगे कि ये जो वेरिएबल x है इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल किसी ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं होते। प्रोग्राम का जब स्टार्ट होता है तो हम लोग पहले ग्लोबल वेरिएबल लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, सारे प्रोग्राम में उपलब्ध कराना है। तो सारे प्रोग्राम में इसको अगर हमें उपलब्ध कराना है तो होगा क्या, लाइफ टाइम तो इसका सबसे ज्यादा होगा। अब प्रश्न ये है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को कह रहे हैं कि रजिस्टर वेरिएबल बना दो। तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बना दे और ऑपरेटिंग सिस्टम इस ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर में ले जाके स्टोर कर दे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टेट में आ जाए और प्रोग्राम कहे कि अब हम टर्मिनेट ही नहीं होंगे, तब तो सीपीयू का जो रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल सीपीयू को करना है कंप्यूटेशन के लिए, वो रिसोर्स तो उपलब्ध नहीं होगा। और जब वो रिसोर्स उपलब्ध नहीं होगा तो कंप्यूटेशन कैसे होगा। सी कंपाइलर किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल नहीं बनने देगा, ठीक है। सी कंपाइलर किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल नहीं बनने देगा, ठीक है। और यही चीज मैंने लिखा है कि इफ वी डिक्लेयर x एज रजिस्टर कंपाइलर रिपोर्ट्स एरर। हम परमानेंट इंगेज नहीं कर सकते हैं सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। और यहां पर जो है हमने इस चीज को बताया है कि बाय डिफॉल्ट रजिस्टर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज ऑटोमेटिक वेरिएबल। रजिस्टर लिखने का मतलब कमांड नहीं है, रजिस्टर लिखने का मतलब क्या है, तो रजिस्टर लिखने का सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं। यहां तक के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर क्लियर है, आगे चले। ऑटोमेटिक वाला तो सर स्टोरेज क्लास में था ना। हाँ, और रजिस्टर भी स्टोरेज क्लास है, 4 स्टोरेज क्लास है। ऑटोमेटिक है, रजिस्टर है, स्टैटिक है और एक्सटर्नल, ठीक है। अब जरा देखो यहां मैंने लिखा है कि ग्लोबल वेरिएबल सफर्स फ्रॉम एक्सीडेंटल डेटा लॉस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि तुमने कोई एक वेरिएबल लिया ग्लोबल वेरिएबल और तुम ये सोच के तुमने लिया कि भाई जब जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे, लेकिन गलती से उसकी वैल्यू किसी एक चेंज हो जाएगी ना, तो वो चेंज उसका जो इफेक्ट है वो तुम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज का। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है जैसे कि सी, यहाँ पर डेटा एक्सीडेंटली लॉस कर सकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, डेटा की वैल्यू चेंज होगी और तुम्हारे प्रोग्राम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग अपने अगले स्टोरेज क्लास की तरफ आते हैं, ये है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास ये कहां पर स्टोर होंगे, तो रैम में होंगे। इनकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इनका स्कोप क्या होगा, तो स्कोप होगा विद इन द ब्लॉक, विद इन द ब्लॉक। और लाइफ क्या होगा कि ये 2 फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करेंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टेक्निकल है, अभी इसको हम लोग समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए यहां पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को जरा देखो। मैंने अपडेट नाम का जो है मैंने यहाँ पे एक मेथड लिया हुआ है, एक उसमें वेरिएबल लिया हुआ है x,
और x की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं और x में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन के अंदर हम अपडेट को 3 बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ये कॉल होगा, अपडेट x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसकी एक वैल्यू रखेगा 10, वैल्यू को प्रिंट करेगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा और यहां से बाहर आ जाएगा, और यहां से जो है क्या हो गया, बाहर आ गया। फिर दोबारा यहां गया, दोबारा कॉल हुआ, फिर से ये यही काम करेगा और फिर यहां से बाहर आ जाएगा, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर यही काम करेगा, फिर यहां से बाहर आ जाएगा। यानी हर बार तुमको आउटपुट क्या मिलेगा, 10 10 10। ठीक है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो वेरिएबल x है, वेरिएबल x जो है, ये जो वेरिएबल x है, ये हर बार क्रिएट होगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा ये क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और देखो तो यहां पर 3 कॉल किए गए हैं किसके, अपडेट के। यानी 3 कॉल हो या 30 कॉल हो, हर बार वेरिएबल x जो है वो क्या होगा, वेरिएबल x जो है क्रिएट किया जाएगा। अब हमको फायदा स्टैटिक में क्या मिलेगा, स्टैटिक में फायदा हमको यहां पर मिलेगा। हमने यहां पर इस वेरिएबल x को क्या कर दिया, स्टैटिक। अब जब स्टैटिक कर दिया तो जब पहली बार अपडेट कॉल होगा तो x की जो वैल्यू असाइन की जाएगी वो होगी 20 और x की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद x की वैल्यू में 10 का अपडेशन हो जाएगा, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 30। और फिर दूसरा कॉल होगा, जब दूसरा कॉल होगा तो अब क्या होगा दूसरे कॉल में, अब दूसरे कॉल में x की दोबारा जो है न तो x क्रिएट होगा, न तो दोबारा x में कोई वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, अभी हमको पुरानी वैल्यू 30 ही मिलेगी और अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 30, और अब ये वैल्यू अपडेट होके क्या बन जाएगी 40 और कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अपडेट कॉल होगा और जैसे अपडेट कॉल होगा फिर हम यहाँ पे आएंगे और अब x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 40 और x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी कितनी 50। बोलने का कि हमने जब स्टैटिक क्लास, तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करने पे हमको फायदा क्या मिला कि जो कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम का मेथड कॉल्स है, जो मेथड कॉल्स है यहाँ देखिए, इन मेथड कॉल को देखिए, यहाँ वैल्यू शिफ्ट कर रही है। जो स्टैटिक वेरिएबल x है उसकी जो पुरानी वैल्यू है वो हमको मिल रही है। ठीक है, इसीलिए जब भी फंक्शन कॉल के बीच में आपको वैल्यू को परसिस्ट कराना है, ठीक है, तो आपको स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब बात हम लोग करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। बता रहा ना एक्सटर्नल, तो ये कहीं और किसी और फाइल में होगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये कहीं और स्टोर होगा ना, स्टोर कहीं नहीं होगा। स्टोर करने के 2 ही ऑप्शन है, एक रैम और एक रजिस्टर। ठीक है, अच्छा रजिस्टर में करने के लिए हमें रजिस्टर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बचा रैम, तो एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहाँ स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा और की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0 होगी और इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल होगा और ये सारे प्रोग्राम में दिखेगा। तो हमको अगर एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करना है तो हम लोगों को एक्सटर्न कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा, एक्सटर्न कीवर्ड। ठीक है, एक्सटर्न कीवर्ड जो है हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे लगता है कि इसके लिए एक कोड जो है मैंने लिखा था, वो कोड मैं पीडीएफ में स्कैन नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं वो कोड जो है, जो पेज है, उसको मैं स्कैन करके भेज दूंगा और फिर अगले लेक्चर में इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 स्टोरेज क्लास है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हेलो।
स्टैटिक नहीं वाला सर, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक वाले में क्या दिक्कत हो रही है? सर ग्लोबल वेरिएबल भाई ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि किसी ब्लॉक में तो है नहीं। ये देखो, ये जो है ये है अपना ग्लोबल। सर कंट्रोल कैसे लास्ट में चला जा रहा है? क्या हुआ? कहाँ कंट्रोल लास्ट में जा रहा है? तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले सबसे फर्स्ट वाले पे जाते। यहाँ कहाँ कंट्रोल की बात हो गई? एकदम स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन। पहले ये ग्लोबल वेरिएबल देख लो। देखो ये जो ग्लोबल वेरिएबल एक्स है, ये देखो कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? किसी ब्लॉक में है क्या? नहीं, सबसे बाहर है, सबसे अलग है। हाँ। ठीक है, ये सबसे अलग है। ठीक है, ये ग्लोबल है। ठीक है, अब दूसरे जने की क्या प्रॉब्लम थी? स्टैटिक से फायदा क्या है वो बता रहे थे। स्टैटिक से फायदा ये है कि यहाँ पर 3 फंक्शन कॉल हो रहा है अपडेट का। ठीक है, लेकिन तीनों फंक्शन कॉल में एक्स दोबारा क्रिएट नहीं हुआ है। एक्स दोबारा क्रिएट नहीं होगा, एक ही बार क्रिएट होगा और जो इसमें पुरानी वैल्यू पड़ी रहेगी वो जबकि यही प्रोग्राम यहाँ पे देखो, इन दोनों प्रोग्राम में अंतर सिर्फ इस बात का है कि यहाँ स्टैटिक लगा हुआ है और यहाँ जो है स्टैटिक नहीं लगा है। तो ये जो ब्लू कलर से टिक किया है, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा? एक्स क्रिएट होगा। हर फंक्शन कॉल पर एक्स विल बी क्रिएटेड सेपरेटली। ठीक है, और इस तरीके से इनकी वैल्यू जो है परसिस्ट नहीं करेंगी। जैसे तुम किसी दुकान पर सामान लेने गए, तुम दुकान पे गए, पैसा दिया, सामान लिया और चले आए, फिर अगले दिन उस दुकान पे जाओगे, ठीक है, तो दुकानदार तुमको पहचानने वाला नहीं है। पैसा दोगे, सामान लोगे, चले आओगे। लेकिन स्टैटिक के साथ कहानी यह है कि तुम गए तो वो तुमको पहचानेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये जो स्टैटिक हमने लगा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? लेफ्ट साइड वाला में फ्री क्या हुआ? लेफ्ट साइड में फ्री क्या हुआ? इंक्रीमेंट रहे तो कहाँ प्री इंक्रीमेंट रहे? तो लेफ्ट साइड में प्री इंक्रीमेंट रहे तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्री रखो, पोस्ट रखो, या फिर तुम चाहो तो ऐसे लिख लो x इक्वल्स टू x प्लस 1000। क्या हो गया? उसका कोई मतलब थोड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इस गलतफहमी में हो क्या कि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा और पोस्ट हो तो कुछ और हो जाएगा? यस सर, बढ़ेगा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे क्या बोल रहे हो? सर इंट एक्स इक्वल टू 10 है ना सर? सर अगर वहाँ पे 10 से छोड़ के अगर कोई वैल्यू है, हाँ, जैसे 1000 कर लो। हाँ तो हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तुमको ये लग रहा है कि वो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्यों नहीं यहाँ दिख रहा है? तुम 11 एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? प्री रहेगा तो 11 तो आएगा ही सर। कैसे 11 आ जाएगा जी? हम ये कह रहे हैं कि कंट्रोल जो है यहाँ से जब बाहर निकलेगा, ये 10 प्रिंट करके, और यहाँ से जब बाहर निकल के यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आएगा, अब फिर से जब कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर से ये शुरू से काम होगा। इसके लिए एक बार जरा तुम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स फिर से पढ़ना। यहाँ पर एक्स कैसा है? ऑटोमेटिक है ना। कंट्रोल जब ब्लॉक से बाहर आ जाएगा तो वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग पॉइंटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने शेयर कर दिया है, तो इसको तुम लोग देख लेना। ठीक है सर और हाँ, क्या हुआ? सर फंक्शन कंप्लीट हो गया। स्टोरेज क्लास ना? नहीं, फंक्शन जो से पहले आप कहे थे एक और क्लास होगी इस पे। हाँ, तो अभी पॉइंटर हम चलाएंगे, पॉइंटर के बाद फिर से फंक्शन पे वापस आएंगे। यस सर, यस, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सर अगर वहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको लिखने का क्या मतलब है? ये समझाने के लिए लिखा गया है, ये बताने के लिए लिखा गया है। ठीक है, कि इस तरीके से लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके सर। और इवन तुम उसको हटा भी दोगे, क्योंकि हमको ये दिखाना भी तो था कि बगल में जो है, जो अपडेशन हो रहा है वो परसिस्ट कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो जब दो चीजों में तुलना करोगे तो दोनों को समान तल पे लेके आना पड़ेगा ना। सर अलग अलग मेमोरी लोकेशन की फर्क पड़ता है क्या? मतलब अलग अलग मेमोरी लोकेट करने की किसी वेरिएबल की, तो कुछ उससे फर्क होने वाला है? मतलब हमारा वेरिएबल रैम में अलग पड़ा अलग हो और कोई वेरिएबल अलग जगह पड़ा हो, तो उससे कोई अलग जगह मतलब कहाँ? अंतर पड़ता है क्या? अलग जगह कहाँ? दो जगह स्टोर कर सकते हैं, या तो रैम में या तो अरे हाँ एक और हाँ, एक स्टोर और है, नाम भूल गया हम सर, वो उसमें कर सकते हैं। तो रजिस्टर। यस सर, तो मान लीजिए एक तो जब वेरिएबल रजिस्टर में, एक वेरिएबल रैम में है, मेरी बात सुनो, तो उससे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो जो पीडीएफ भेजे है ना, उसमें देखो राइट साइड में पहले पेज पे एक मेमोरी हायरार्की बनी हुई है। देखो, जिसमें लिखा है सेकेंडरी मेमोरी, रैम, कैश, रजिस्टर और सीपीयू। दिखा? ये मेमोरी हायरार्की है। और मेमोरी हायरार्की क्या बताती है? जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। तो अगर कोई वेरिएबल रैम में स्टोर है और कोई वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर है, तो किसको एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा? जवाब है रजिस्टर। तभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक अलमारी है और एक टेबल है। वो किताब जो तुमको बार बार चाहिए वो तुम कहाँ रख रहे हो? टेबल पे। जो तुमको कभी कभार चाहिए वो कहाँ रख रहे हो? अलमारी में। सर कैसे क्या है? क्या है कैशे? क्या है ये चीज? ऑलरेडी क्लास में शुरुआती दौर में डिस्कस हो गई है। उसको कैशे नहीं, उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर।